Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. In the last class, we discussed about the conformity, deviance, and crime. We discussed about the different type of deviance. We discussed about different type of conformity. So let's have a short revision, and then we just continue further. So last class में हमने सोलोमन की experiments को भी discuss कर दिया. But first we will discuss about the conformity, deviance, and crime को थोड़ा सा revision हो जाए. Conformity क्या है? Actually, conformity is a social influence when you change your belief, when you change your behavior because of other, for what purpose? To fit in a particular society or to fit in a particular group. This is called conformity. The next is deviance when you are violating a social norms of any cultures, social norm of the society, then your behavior should be called the deviant behavior. फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी भी कल्चर में रह रहे हो तो वहां पर कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर्स है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, इनफॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस है, जो कि हर बंदा जो कि उस कल्चर का हिस्सा है दे शुड फॉलो दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर्स. Otherwise, they are violating the social norm. And when the individual are violating their social norm, it's mean that they are playing a deviant behavior. Now, some behavior or some deviant behavior are so harmful for the society, because of which each government, each state have formulated some little rules and regulations and laws. If individual violate the laws and rules and regulation, it's mean that's particular individual are playing a crime or a criminal behavior, or his behavior should be a criminal behavior or should be considered a criminal behavior. एक ऐसा behavior जहां पर आप laws को तोड़ते रहते हो, ऐसे behaviors को हम कहते हैं crime. Then we discuss about the different type of deviant behavior and different type of crime. So first हमने डिस्कस कर दिया सोलोमन एश की एक्सपेरिमेंट को कि व्हाट आर द सोलोमन एश एक्सपेरिमेंट क्या है. सोलोमन एश की एक्सपेरिमेंट के मुताबिक हमने एक वीडियो भी प्ले की थी और साथ में ये बताया था कि सोलोमन एश की एक्सपेरिमेंट एक्चुअली एक जजमेंट है. तो सोलोमनेश के एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सोलोमनेश ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया जहां पर कुछ कन्फिडरेट रखे गए जिसको ऑलरेडी पता था कि हमने कौन सा आंसर करना है, और वो आंसर उसकी सिंपली लेंथ की लाइन की लेंथ की जजमेंट की थ्रू थी कि उसे बताया गया कि आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, कि कौन सा लाइन जो है वो ज्यादा उसकी लेंथ है. ए बी सी ऑप्शन थी, लेकिन ए बी सी ऑप्शन में जो कंफिडरेट्स थे उसे पहले से मालूम था कि हमने कौन सा आंसर करना है. सलोमन रश के मुताबिक उसने बताया था कि उसने गलत आंसर देना है, और एक ही इंडिविजुअल जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रही थी कि वाकई वो कंफर्मिटी कर रही है, वाकई वो मेजॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं. सो उसने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख ले सी लाइन थी, तो सी जो कि गलत आंसर है कि इसकी लेंथ जो है सबसे ज्यादा लेंथ वाला लाइन जो है वो बी है, लेकिन सी उसने गलत आंसर बताया और उसी गलत आंसर की थ्रू के आया वो वही जो एक्सपेरिमेंट जिसकी इंडिविजुअल की थ्रू एक्सपेरिमेंट होती थी, आया वो मेजॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं या मेजॉरिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं. सो आपने देखा जिस तरह आपने वीडियोस भी देखी कि किस तरह जो है वो फॉलो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को, या जो मेजॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं या फॉलो नहीं कर रहे हैं. सोलोमन ने मुख्तलिफ किस्म की जो है वो इंडिविजुअल को ऑब्जर्व किया, वो तकरीबन 25% जो है उसने इवन कंफर्म भी नहीं किया. लेकिन इसके बाद हमने इसकी रिलायबिलिटी के बारे में डिस्कस कर दिया कि रिलायबिलिटी इसकी क्या थी. तो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि 1980 में पेन और स्पेंसर ने इसको दोबारा रिपीट कर दिया कि वाकई हम उसकी कंफर्मिटी को जान कर सके कि वाकई लोग मेजॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं. तो फेरन और स्पेंसर ने 396 ट्रायल्स कर दिए और एक ही बंदे ने सिर्फ जो है उसको में कंफर्मिटी की, मेजॉरिटी को फॉलो किया, बाकी ने कंफर्मिटी नहीं की मेजॉरिटी की इन्फ्लुएंस की वजह से. सो इसी वजह से हम सोलोमनेश की एक्सपेरिमेंट को हम कहते भी है कि दीज आर नॉट दीज हैव फॉर रिलायबिलिटी. ओके, देन वी डिस्कस अबाउट दैट व्हाई डू वी कंफर्म. सबसे जिस तरह हमने डिस्कस किया कि हमें मुख्तलिफ किस्म की सोशलाइजेशन हमारी होती है डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू, और हमें बताया जाता है कि कौन सी चीज़ें आपने फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ें आपने फॉलो नहीं करनी है. इसी वजह से हम ग्रुप को, ग्रुप लाइफ को, ग्रुप बिहेवियर्स को हम फॉलो करते हैं. इट्स मीन कि हम सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते रहते हैं. इसी वजह से हम दूसरों की या सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू हम जो है
कंफर्मिटी करते रहते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द डिविएंस अक्रॉस कल्चर, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि क्रॉस टू क्रॉस, कल्चर टू कल्चर जो है चीज़ें मुख्तलिफ होती है। तो जब कल्चर मुख्तलिफ होती है सोसाइटी टू सोसाइटी, सो सोशल नॉर्म भी मुख्तलिफ होंगे। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि सोशल नॉर्म्स चूँकि अलग होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक कल्चर में एक बिहेवियर जो है वो सही नहीं है तो दूसरी कल्चर में वो गलत होगा। सो कल्चर टू कल्चर डिविएंस जो है वो अलग होते हैं। इसके बाद फिर हमने डिस्कस कर दिया कि टाइम टू टाइम ये चेंज कर लेते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन टाइम होती है कि मैं भी किसी एक सिचुएशन में जो है वो अगर आप अगर एक बिहेवियर प्ले करते हो तो वो सही होगा, लेकिन मैं भी किसी दूसरे सोसाइटी में वो सही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमने जिस तरह फिलिपाइन की सोसाइटी की बात की थी कि एक टाइम पे वो जो है प्रीमेरिटल प्रेगनेंसी को अच्छी मान रही है, लेकिन किसी दूसरी सोसाइटी में या इवन हम अपनी सोसाइटी में देख लेते हैं हम उसको सही नहीं मानते। इसी बिना पे हम कहते हैं कि दीज आर डिविएंस आर डिफरेंट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। Okay, then we discuss about the different sociological perspective regarding the deviance. So functionalist perspective के मुताबिक हमने डिस्कस किया था कि socialist perspective जो है functionalist perspective वो deviance के बारे में कहते हैं कि these are because of deviance it promote social changes, और जो है वो functionalist perspective जो वो deviant behavior society में social changes लेके आती है, वो rules regulations को जो है वो उसकी boundaries को जो है वो mentions कर रहे हैं। Then we discuss about the complex perspective के complex perspective के मुतालिक ये था कि सोसाइटी की बिलीव कर रहे हैं कि जो अपर क्लास लोग हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं लॉ को यूज़ करके, जो लोअर क्लास लोग हैं वो ज़्यादातर फेस करते हैं मुख्तलिफ किस्म की एग्जीक्यूशन, मुख्तलिफ किस्म की प्रोसिक्यूशन वो यूज़ करते हैं, वो फेस कर रहे हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट conflict theorists believe that society inequalities are reproduced and its definitions of deviance so that the less powerful are more likely to be the criminalized. Then we discuss about the interactionist view of the deviance. We discuss about that symbolic interactionism के थ्रू ही हम deviance जो है हमारे हमें definition समझ में आती है कि कौन सी चीज़ें जो है वो definitions वो deviance है और कौन सी जो है वो normal behavior है. So according to symbolic interactionist theories of deviance focus on how interpersonal relationship of purity interactions shape definition of deviance and influence those who engage in the deviant behavior को किस तरह वो इफेक्ट कर. Okay, then we discuss about the different type of deviance and crime according to John Hagen. जो हागन के मुताबिक हमने मुख्तलिफ किस्म के टाइप ऑफ डिविएंस और क्राइम को डिस्कस कर दिया। जॉन हॉगन ने एक्चुअली जो थ्री डायमेंशंस साथ में रखे कि इन तीन चीज़ों की बेस पे हम मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स ऑफ डिविएंस इन क्राइम जो है वो उसको या डिविएंस इन क्राइम्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सिवियरिटी ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सेज कि एक एक बिहेवियर जो है वो कितना हार्मफुल है, इसकी सिवियरिटी कितनी है। द नेक्स्ट वन हार्मफुलनेस ऑफ द डिविएंट एंड क्रिमिनल एक्ट कि एक अगर बिहेवियर जो है वो क्रिमिनल है, एक बिहेवियर जो है वो डिविएंट है तो उसकी हार्मफुलनेस सोसाइटी के लिए कितना है, आया वो सोसाइटी के लिए ज्यादा हार्मफुल है या सोसाइटी के लिए कम हार्मफुल है। द थर्ड वन डिग्री ऑफ पब्लिक एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ पब्लिक एग्रीमेंट एक्चुअली ये है जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि किस तरह जो है पब्लिक आया उस पर एग्री कर रहे हैं कि ये भला जो एक्ट हम कर रहे हैं या भला एक्ट अगर एक इंडिविजुअल कर रहा है तो वो ज्यादा सिवियरिटी इसकी है या कम सिवियरिटी है, आया वो सोसाइटी के लिए ज्यादा हार्मफुल हार्मफुल है या कम हार्मफुल है। तो थर्ड वन की डिग्री ऑफ पब्लिक एग्रीमेंट होनी चाहिए कि हर बंदे की ऊपर है या बंदे की जो है ऑडियंस जिसकी थ्रू एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर बिहेवियर प्ले कर रहा है, आइदर उसकी जो ऑडियंस है वो किस चीज पे एग्री है कि आया वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है या हार्मफुल नहीं है। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने एग्जांपल ली थी कि आइदर द यूज ऑफ marijuana should be considered a crime or not. So because it may be a therapeutic value but creating a pain in association with cancers. So मुख्तलिफ किस्म की अब देख ले आइडियंस की बेस पे हैं कि आप किसी इन्वायरमेंट में जो है वो पर्टिकुलर एक्शंस आप प्ले कर रहे हो, कौन सी जो है आइडियंस के माबेन आप वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट फेस कर रहे हो। सो अगर देख ले नॉर्मल सिचुएशन में मे बी वो दो आर डिविएंट बिहेवियर, लेकिन हम देख ले किसी कैंसर पेशेंट के अगर ट्रीमेटिंग थेरापेटिक यूज तो मुख्तलिफ किस्म की जो है वहां पर सिचुएशंस अलग है। इसी सिचुएशन की बेस पे अब क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर बिहेवियर को हम डिविएंट बिहेवियर नहीं मान सकते। सो जिस तरह हमने सिचुएशन टू सिचुएशन की बात की थी कि सिचुएशन अगर यहाँ पर आपके साथ अलग है तो फिर हम इस बिहेवियर को डिविएंट बिहेवियर कंसिडर नहीं करते।
आल्दो अगर जो बिहेवियर वही सेम एक्शंस है, वही सेम जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि सिचुएशन टू सिचुएशन, कि मे बी आप मर्डरिंग कर रहे हो तो मर्डरिंग आप नॉर्मल सिचुएशन में कर रहे हो तो वो डिविएंट बिहेवियर है, बट इफ यू आर मर्डरिंग इन अ वॉर टाइम, सो मे बी यू बी कंसिडर एज अ, सो यू मे कंसिडर एज अ हीरो, कि मे भी आपको एक हीरो कंसिडर किया जाए। सो मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस है, इसी बिना पे जो है जॉर्ज हॉगन ने मुख्तलिफ किस्म के टाइप ऑफ डिवियंस और क्राइम जो है वो डिस्कस किए। द फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सोशल डाइवर्जन। What is social diversion? Social diversion are actually a minor act of deviance that is greatly pursued to relative harmless. These are the minor harmless. These are the relative harmless to the society. सोसाइटी के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है, बल्कि सोसाइटी के लिए कुछ लोग उसको बुरा मान लेते हैं, कुछ लोग वो उसको बुरा नहीं मानते, लेकिन आप सोसाइटी की मेजॉरिटी जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, इसी बिना पे उसको डिविएंट बिहेवियर कहा जाता है। बिकॉज फॉर एग्जांपल आप देख ली सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म की ड्रेसिंग कर लेते हैं, हेयर स्टाइल अलग अलग रख लेते हैं, म्यूजिकल चॉइसेस हर लोगों की अलग अलग है, तो इट डजंट मीन कि वो जो बिहेवियर्स है वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। सो दिस टाइप ऑफ डिविएंस इज कॉल्ड सोशल डाइवर्जेंस। द नेक्स्ट वन, द सोशल डिविएशन। सोशल डिविएशन जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि नॉन क्रिमिनल डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्म्स that are not subject to the official control, कि some members of the society are agree that this is harmful, but this is an harmful act for the society, while some are not agree that this particular act that individual plays in a society are harmful. So these are the norm violating behavior that is not illegal, but nevertheless may be subject to the social stigma through contaminations. For example, जिस तरह हमने डिस्कस किया था, the use of alcohol are drug dependent. The use of alcohol देख ले हमारी सोसाइटी में हम उसको मान लेते हैं, या फॉर एग्जाम्पल किसी भी सोसाइटी में, इवन हमारी सोसाइटी में हम देख ले तो यूज ऑफ अल्कोहल में भी सोसाइटी के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है, मे भी डिफेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, लेकिन मे भी ज्यादा उसी तरह हार्मफुल नहीं है जिस तरह एक बंदा मर्डरिंग कर लेता है, जिस तरह एक बंदी किडनैपिंग कर लेता है, जिस तरह एक बंदी हाईजैकिंग कर लेता है। मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस है यहाँ पर, तो अब वो बिहेवियर ज्यादा हार्मफुल है सोसाइटी के लिए। ये टाइप ऑफ बिहेवियर में भी उनकी कंपेरेटिव ऑफ दोज कंपेरेटिव ऑफ मर्डरिंग, दे आर नॉट सो हार्मफुल। So this type of behavior is called as social deviations. The third type of deviation in crime is conflict crime. So conflict crime are actually that type of crime in which the community disagree over whether the behavior is questioned or harmful, wrong or deserving for severe criminal sanctions. So these are the illegal deviant behaviors हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो सोसाइटी के लिए जो है वो हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल आप पब्लिक प्लेस पे ड्रिंक जो है वो यूज ऑफ अल्कोहल कर रहे हो, सो मे बी अगर किसी सोसाइटी में यूज ऑफ अल्कोहल अलाउड भी है, लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे कर रहे हो तो वो लोग उसको बुरा मानते हैं, लोग उसे बुरा मानते हैं, इलीगल है। सो दैट टाइप ऑफ बिहेवियर, फॉर एग्जांपल हम गैम्बलिंग की एग्जांपल ले, ड्रग यूज की एग्जांपल ले, अब वो जो चीजें हैं, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर दिस कंसिडर्स द कॉन्फ्लिक्ट क्राइम। The fourth type is consensus crime. Consensus crime are that type of crime which is very harmful and wrong for the society. जो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की पीस के लिए, सोसाइटी के स्टेबिलिटी के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हार्मफुल है। सो और क्या, दूसरा जो ये पब्लिक एग्रीमेंट की जब हम बात कर लेते हैं, सारे लोगों का यही मानना है, दी सारे लोग ऑल पीपल आर एग्री दैट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज विल बी कंसिडर्ड द क्रिमिनल और क्राइम बिहेवियर, जो कि सोसाइटी के लिए ज्यादा हार्मफुल है, सारे ही मानते हैं। और ऐसा क्राइम जो सोसाइटी वाले मानते भी है कि अगर इफ समवन आर कंडक्टिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर, ही और शी शुड बी पनिश्ड, या शी शुड बी पनिश्ड। फॉर एग्जाम्पल आप देख ले, होमोसाइड, अटेम्प्टेड होमोसाइड, वायलेंट असल्ट विद अ वेपन, वायलेंट असल्ट, सेक्सुअल असल्ट, आर्म्ड रॉबरी, किडनैपिंग एंड थीपिंग, ये सारे ऐसी बिहेवियर्स हैं जो कि किसी भी सोसाइटी से अगर एक इंडिविजुअल बिलोंग कर रहा है, they are considering that this type of behavior is crime, that this type of behavior is harmful for the society, and these type of behaviors are punishable behavior. So this type of behavior is called consensus crime, जो कि सारे लोगों की कंसेंसस है, सारी पब्लिक की, चाहे किसी भी सोसाइटी से हो, वो हर सोसाइटी से चाहे वो बिलोंग कर रहे हो, लेकिन वो मर्डरिंग को जो है वो क्राइम ही कंसिडर कर लेंगे, वो मर्डरिंग को कंसिडर करेंगे कि ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल है।
Okay, the next one is Morton theory, or simply we can also call it strain theory. Strain theory is actually moral. Morton structural strain theory argues उसके मुताले क्या है? So Morton theory ये कहती है कि tension or strain between the socially approved goals and an individual ability to meet those goals के कुछ गोल्स सोसाइटी ने रखे हुए जो कि इसको हम सोशली अप्रूव्ड गोल्स कहते हैं कि मैं भी आप जो है दौलत हासिल करते हो एक अच्छी पोजीशन हासिल कर लेते हो लेकिन उसके लिए क्या होना जरूरी उसके लिए प्रॉपर मींस भी होना जरूरी है और उसी सोशली अप्रूव्ड मींस की थ्रू आप उसको हासिल कर लो सो थ्रू सोशली अप्रूव्ड मींस विल लीड टू द डिविएंसेस इंडिविजुअल रिचिंग अदर गोल्स अदर द मींस इधर या क्या कर लेती है सोसाइटी के इंडिविजुअल या तो वो गोल को रिजेक्ट कर लेते हैं या वो मींस को रिजेक्ट कर लेकिन नहीं जो मीन्स मैंने हासिल करना है जो हार्ड वर्क मैंने हासिल करना है जो पैसा मैंने हासिल करना है वो किसी भी तरीके से मैं हासिल कर लूं या दोनों को जो है उसको रिजेक्ट कर लूं सो दिस थ्योरी इज एक्चुअली बिकॉज इस दिस थ्योरी एक्चुअली स्टेट दैट सोसाइटी में हम जो भी स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं वो हमें डिविएंट बिहेवियर की बाउंड्रीज बताते हैं कि इधर आप जो है सोशली अप्रूव्ड गोल्स को हासिल कर लो शोहरत को हासिल कर लो फेमस बनो दौलत हासिल कर लो डिसाइड हासिल कर जो भी आपकी डिजायर्ड है आप हासिल कर सको लेकिन इधर आप क्या कर लेते हो सोशली अप्रूव्ड मीन्स वो जो कि सोशली अप्रूव्ड है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर पैसा हासिल कर लेता हूँ तो सोशली अप्रूव्ड मीन्स मैं मेहनत कर लेता हूँ मैं मेहनत के थ्रू अपना जो है एक मुकाम लेके बनाता हूँ एक पोजीशन हासिल कर लेता हूँ या उसको रिजेक्ट कर लेता हूँ कि नहीं मैं क्या कर लूँ पैसा बनाना ही है तो पैसा बनाना आया क्यों नहीं कि मैं किसी इलीगल मीन्स के थ्रू ही उसको हासिल कर लूँ सो या तो फिर दोनों ही रिजेक्ट कर लेते कि नहीं ना तो मैंने वो सोशली अप्रूव्ड गोल को हासिल करना है ना सोशली अप्रूव्ड मीन्स को हासिल करना है सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न typology there are 4 to 5 stages the first one is conformity conformity एक्चुअली क्या है conformity मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक conformity ये है कि जब people accept goals and the means to achieve it कि लोग एक प्रॉपर सोशली अप्रूव्ड गोल को जो है वो अचीव करना चाहे और उसके लिए क्या कर ले उसके लिए सोशली अप्रूव्ड मीन्स भी हासिल कर ले कि अगर मैंने वेल्थ हासिल करना है तो किस तरह हासिल करना है मैंने एक प्रॉपर मीन्स के थ्रू हासिल करना है अप्रोप्रिएट मीन्स मैंने हासिल करना होगा तब मैं वो पर्टिकुलर पोजीशन हासिल कर सकता हूँ सो wealthy people conforms by being successful by the appropriate means poor people who continue to work in hard and low paying jobs in the hope of improving life for themselves आर देयर चिल्ड्रन कि मैं अपने बच्चों की मुस्तकबिल बना सकूं ताकि मैं मुस्तकबिल में आगे बढ़ सकूं किस चीज के थ्रू लोग जो पुअर पीपल है वो लोग हासिल कर लेते हैं लो पेइंग जॉब्स कर लेते हैं लेकिन इसी उम्मीद पे कि मैं सोशली इम्प्रूव्ड मींस है सोसाइटी के लिए अगर आपने वेल्थी बनना है तो प्रॉपर मेहनत करनी होगी उस मेहनत को अगर मैं हासिल कर लेता हूं तो दिस स्टेज इज कॉल्ड कन्फर्मिटी एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कन्फर्मिटी बाय द रॉबर्ट मॉर्टन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इनोवेशन इनोवेशन एक्चुअली क्या है कि इंडिविजुअल किसी गोल्स को सोशली अप्रूव्ड गोल को हासिल करना चाहता है उसी सोशली अप्रूव्ड गोल्स को जो कि इलीगल मींस के थ्रू जो हो वो अचीव करना चाह रहा है कि नहीं मैंने वो वेल्थ हासिल करना है लेकिन अगर मैं मेहनत करूंगा तो कितना मेहनत करूंगा ज्यादा मेहनत लगेगा ज्यादा काम करना होगा तो वही पर्टिकुलर पोजीशन अगर पैसा ही हासिल करना है तो क्यों ना मैं इलीगल मींस के थ्रू ही हासिल कर लूं तो सोशली अप्रूव्ड जहां पर है एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ अच्छा मैंने वो सोशली अप्रूव्ड गोल को हासिल करना है लेकिन मींस इसके यहाँ पर इलीगल है सो पीपल इंगेजिंग इन दिस रिस्पॉन्स में यूज रॉबरी ड्रग डीलिंग और अदर इन और अदर लिक्रेटिव क्रिमिनल बिहेवियर टू बी सक्सेसफुल कि नहीं मुझे कामयाब बनाने के लिए या कामयाब बनने के लिए क्या करना होगा जो इलीगल मींस है वो हासिल करने होंगे वो उसको अडॉप्ट करने होंगे और इसी स्टेज को रॉबर्ट मार्टिन कहते हैं कि दिस कंसेप्ट इज इनोवेशंस Innovation is the most widespread and obvious type of deviant responses. कि नहीं मैं सोशली अप्रूव्ड मींस गोल तो मैं है मेरी मैं वेल्दी बनना चाह रहा हूँ मैं सक्सेसफुल बनना चाह रहा हूँ लेकिन मींस जो मैं यूज कर रहा हूँ वो इलीगल मीन में यूज कर रहा हूँ वो सोसाइटी में उसको सही नहीं माना जाता सोसाइटी में उसको बुरा माना जाता है आल्दो जो गोल्स है वेल्दी बनना सक्सेसफुल बनना वो मैं
हासिल करता रहूंगा, चाहे वो इसी इलीगल मीन्स की थ्रू ही हूँ। सो दिस concept is called innovation according to Robert Morton. The next Robert Martin concept is ritualism. Ritualism actually है क्या? फॉर एग्जाम्पल आप देख ले कि इसमें रिचुअलिज्म में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल वो जो सक्सेस है, जो सोशली अप्रूव्ड गोल्स है, उसको रिजेक्ट कर लेता है, आल तो वो कंटिन्यू करते रहते हैं अपनी लेजिटिमेट मीन्स को। जो सोशली अप्रूव्ड मीन्स है उसको कंटिन्यू करता है कि मैं सक्सेसफुल ना बनना जाऊं, लेकिन मैं अपनी कंटिन्यूटी रखूंगा, मैं जो लेजिटिमेट मीन्स है मैं उसको फॉलो करता रहूंगा। सो इन रिचुअलिज्म इंडिविजुअल रिजेक्ट द गोल्स। द गोल्स क्या है? सक्सेस है, वेल्थ है, पैसा बनाना है, अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब, अच्छी पोजीशन हासिल करना है। लेकिन उसको रिजेक्ट तो कर लेता है, लेकिन साथ में वो अपनी कंटिन्यूटी रखता है कि जो लेजिटिमेट मीन्स है, जो सोशली अप्रूव्ड मीन्स है, उसको कंटिन्यू किया जा सके, और इसी के थ्रू क्या कर लूं ताकि मैं भी वो पर्टिकुलर पोजीशन हासिल कर सकूं। अब रिजेक्ट भी कर लेता है, लेकिन साथ में वो फॉर कंटिन्यूटी भी रखता है, जो लेजिटिमेट मीन्स है उसको हासिल करने के लिए वो जारी करता रहता है। कुछ लोग देख ले, हम अपनी सोसाइटी में इवन देख ले, कुछ लोग मेहनत कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि उसकी जहन में सिर्फ ये हो कि नहीं मैंने सक्सेसफुल ही बनना है, वो अपनी कंटिन्यूटी रखते हैं। लेकिन जो जो सोशली अप्रूव्ड गोल्स है, सक्सेस, वो रिजेक्ट कर लेते हैं, आल तो वो कंटिन्यूटी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर हु गोज अबाउट द डेली रूटीन टू वर्क without any concern for students or the quality of his or her teaching. सो एक ऐसा कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मॉर्टन कि जहां पर जो सोशली अप्रूव्ड गोल्स है उसको रिजेक्ट कर ले, आल्दो कंटिन्यूटी रखे, ऐसे कंसेप्ट को रॉबर्ट मॉर्टन कहता है कि दिस इज रिचुअलिज्म। द फोर्थ वन इज रिट्रिएटिज्म। रिट्रिएटिज्म एक्चुअली क्या है? सो रिट्रिएटिज्म ये है कि जहां पर दोनों तरीके, चाहे फॉर एग्जांपल जो लेजिटिमेट गोल्स है और जो लेजिटिमेट मीन्स है, दोनों को एक बंदा, एक इंडिविजुअल रिजेक्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल आप देख ले, स्किड्रो अल्कोहलिक, ड्रग एडिक्ट एंड द होमलेस आर रिट्रीट्स, दे हैव ड्रॉप आउट। उसको कोई परवाह नहीं है कि जो मीन्स है या जो गोल्स है उसको हासिल किया जा सके, या मैं उस पर्टिकुलर चीजों को फॉलो कर लूं ताकि मैं उसके थ्रू हासिल कर लूं, दोनों को वो रिजेक्ट कर लेते हैं, एंड दे आर ड्रॉप आउट। दे आर नॉट सक्सेसफुल बाय अदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मीन्स, एंड दे डू नॉट सीक द सक्सेस। वो देखते नहीं है कि मैंने सक्सेस को हासिल करना है, ना तो वो सोशली अप्रूव्ड मीन्स को फॉलो कर लेता है, और ना ही उसी सोशली अप्रूव्ड गोल्स को वो उसकी डिजायर्ड है कि मैं उसको सक्सेस को अचीव कर लूँ, मैं वेल्थ को अचीव कर लूँ, मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन को हासिल कर लूँ। बस वो सिर्फ अपना टाइम ही गुजारते रहते हैं। द नेक्स्ट इट इज रिबेलियन। रिबेलियन फिर एक्चुअली है क्या? द पीपल रिजेक्ट बोथ द सक्सेस एंड द अप्रूव्ड मीन्स फॉर अचीविंग इट। दोनों उसी में भी यहाँ पर देख ले, दोनों को रिजेक्ट कर लेता है, और वो एक सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं। दे सब्स्टिट्यूट अ न्यू सेट ऑफ गोल्स एंड मीन्स। एक नई मीन्स जो है वो अचीव कर लेते हैं कि नहीं, ना तो मैंने वो सोशली अप्रूव्ड मीन्स को हासिल करना है, गोल्स को हासिल करना है, ना सोशली अप्रूव्ड जो है मीन्स के थ्रू चलना है, बल्कि मेरी नई गोल्स है और नई मेरे तरीके हैं, नई सिचुएशंस हैं। सो they pursue the goals by changing the society through deviant means. Deviant means अपनाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिंग देयर ओन करेंसी, डिलिबरेटली वायलेटिंग गन लॉज, एंड थ्रेटिंग आर एंगेजिंग इन वायलेटिंग बिहेवियर अगेंस्ट द लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। मतलब किस्म की सिचुएशंस होते हैं, गैंग्स बनते रहते हैं, जहां पर वो अपनी ही मुख्तलिफ किस्म की चीजें हासिल करते रहते हैं। वो दोनों को, जो कि सोशली अप्रूव्ड मीन्स है और सोशली अप्रूव्ड गोल्स है, वो दोनों को रिजेक्ट कर लेते हैं, रिबेलियन बन जाते हैं। अब आप देख ले, वो देख ले कि स्ट्रेंथ थ्योरी में क्या है? सोशल प्रेशर एंड कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डिविएंट बिहेवियर्स। ये सोशल प्रेशर ही है जो कि ये सोशल जो कि उसी पर्टिकुलर डिविएंट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देख ले, जो सोशली अप्रूव्ड गोल्स है, अच्छा एजुकेशन, हार्ड वर्किंग, अच्छा अच्छी फैमिली, अच्छी जो है वो हम बड़ा बंगला होना चाहिए, लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए, ट्रेवल करियर्स, लॉन्ग लाइफ, ये सारी चीजें एक बंदी की जो है वो गोल्स होती है, और उसके थ्रू मुख्तलिफ किस्म की मीन्स जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज मीन है, जो कि सोशली अप्रूव्ड मीन्स है,
एक बंदा वो अडॉप्ट कर लेता है, एजुकेशन के थ्रू हार्ड वर्क कर लेता है, टैलेंट टैलेंट को यूज कर लेता है, मेकिंग सेक्रीफाइस कर लेता है, सेक्रीफाइस की बेस पे उसको वो पर्टिकुलर पोजीशन जो है वो अचीव होती है। अब यहाँ पर आप देख लें, कल्चरल गोल्स है एक साइड पे, दूसरा इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स। कंफर्मिटी क्या है कि आप गोल्स को एक्सेप्ट कर लेते हो, साथ में जो है वो जो सोशली अप्रूव्ड मीन्स है उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हो। दूसरा, इनोवेशंस में, इनोवेशन आप एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन जो मीन्स है आप उसको रिजेक्ट कर लेते हो कि नहीं, मैंने अगर सक्सेसफुल बनना है तो मैं खुद दूसरों तरीके से भी बन सकता हूँ। थर्ड, रिचुअलिज्म में क्या आप क्या कर लेते हो, रिचुअलिज्म में आप गोल्स को तो रिजेक्ट कर लेते हो, लेकिन जो मीन्स है आप उसको एक्सेप्ट कर ले, आप उसमें कंटिन्यूटी रख रहे हो, आप अपने फॉलो कर रहे हो, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप कहो कि नहीं मैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो इसका यही मानना है कि हम जो भी है, हम अपनी कंटिन्यूटी रखे, कामयाब होना या नहीं होना है वो अलग बात है। फोर्थ वन इज रिट्रिएटिज्म। रिट्रिएटिज्म एक्चुअली है क्या कि जब आप दोनों को रिजेक्ट कर लेते हो, जब आप दोनों को रिजेक्ट कर लेते हैं कि ना ही मैंने सक्सेसफुल ना है, ना ही मुझे अच्छी फैमिली चाहिए, ना ही मुझे जो है लग्जरियस लाइफ चाहिए, ना ही मुझे फैमिली चाहिए, और ना ही मैं मेहनत करूंगा, ना मैं एजुकेशन हासिल करूंगा, ना मैं हार्ड वर्किंग करूंगा, ना मैं अपने टैलेंट को यूज करूंगा, ना ही मैं सेक्रीफाइस देता रहूंगा। So this why this concept is called the, that these type of people are actually drop out from the society। उसको कोई लेना देना नहीं है कि मैं सक्सेसफुल बन सकूं, मैं मेहनत कर सकूं। जो फिफ्थ स्टेज है, फिफ्थ स्टेज में ये है कि नहीं, ना तो मैंने उसी मीन्स को यूज करना है और ना ही इसी गोल्स को जो है अचीव करना है, बल्कि मैं अपनी एक नई मीन्स को सर्च कर सकूं और नई गोल्स को जो है वो सर्च कर सकूं। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड रिबिलियन, कि जहां पर मुख्तलिफ किस्म के लोग क्या कर लेते हैं, एक नई मीन्स हासिल कर लेते हैं, नई जो है गोल्स हासिल करके, नहीं सोशली अप्रूव्ड गोल्स की मैं भी रिजेक्ट कर लेता हूँ और सोशली अप्रूव्ड मीन्स को भी मैं रिजेक्ट कर लेता हूँ, मेरा एक नया गोल्स है, उसके लिए नई मीन्स जो है वो मैं सर्च कर रहा हूँ, और उसी गोल्स को, जो नया गोल्स मैंने बनाया हुआ है, नई मीन्स के थ्रू मैं हासिल करता रहूंगा। Okay, the next one is zero tolerance policy, or simply we can say that the broken window theory। broken window theory क्या है? Broken window theory are actually James K. Wilson developed by a zero tolerance policies while is working as an advisor to President Reagan and the 1980s। उसकी क्या व्यूज थी? उसकी व्यूज ये थे कि इन्फ्लुएंशियल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द टाइम, और उसकी व्यूज जो है वो इन्फ्लुएंशियल भी थे, लेकिन वो कौन सी व्यूज थी, वो कौन सी पॉलिसीज थी? पॉलिसी ये थी कि अगर हम, जो स्मॉल क्राइम है, अगर हम उसको अलाउ कर लेते हैं तो जो बड़े क्राइम है वो हो जो वो अनचैलेंज होंगे, उसको हम, उसकी हम रोकथाम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम छोटे क्राइम को जो है वो खत्म कर ले, उस पे काबू पा ले, तो बड़े जो क्राइम है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। सो द पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इफ स्मॉल क्राइम आर अलाउड टू गो अनचैलेंज, अगर हम उसको छोड़ लेते हैं, हम उसको अलाउ कर लेते हैं, then it lead to the more serious crime being committed। तो क्या होगा, अब छोटे छोटे क्राइम को छोड़ लेते हो कि बस कोई मसला नहीं, ज्यादा जो है वो डिविएंट बिहेवियर नहीं है, तो क्या होगा, जो बड़े वाकयात है, जो क्रिमिनल बिहेवियर है, वो फिर सोसाइटी में स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसी वजह से जेम के विल्सन के मुताबिक ये जीरो टॉलरेंस हमने रखनी है, कि अगर हमने सोसाइटी में जीरो टॉलरेंस रखी तो सोसाइटी से क्रिमिनल बिहेवियर खत्म हो जाएंगे। और इसी पॉलिसी की बेस पे ब्रोकन विंडो थ्योरी 1982 में विल्सन से बनाई। उसने पेश की कि अगर हम स्मॉल क्राइम्स को अलाउ कर लेते हैं तो क्या होगा, वो लीड करती जाएगी सीरियस क्राइम्स को। सो हाई लेवल ऑफ क्राइम्स अकर व्हेन इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल और एंटी सोशल बिहेवियर हैज ब्रोकन डाउन। क्या आप क्या कर लेते हो, अगर इनफॉर्मली छोटे छोटे क्राइम्स को रोक नहीं सकते, तो फिर क्या होगा, सिवियर सिवियर क्राइम्स होंगे, सीरियस क्राइम्स होंगे। लेकिन अगर आप लो लेवल क्राइम को, एंटी सोशल बिहेवियर्स को आप प्रिवेंट कर लेते हो, आप उसको जो है स्टॉप कर लेते हो, सो जो बड़े क्राइम है या जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो एस्केलेट नहीं होंगे, सीरियस क्राइम आपकी सोसाइटी में नहीं होगी।
और उसने इसकी तशबीह क्या दी है, एक ब्रोकन विंडो सी दी हुई, इसी बिना पे उसको ब्रोकन विंडो थ्योरी भी कहते हैं। That once window gets broken, then all the windows soon get smashed. कि अगर किसी एक बिल्डिंग की एक विंडो जो है वो ब्रोकन है, तो वो क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो सारे जो है वो सारा विंडो जो है वो स्मेश होती जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू ब्रोकन विंडो थ्योरी, अगर हमने सोसाइटी में क्राइम को कंट्रोल करना है तो क्या होगा, हमने सीरियस क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आप इवन अपनी सोसाइटी में देख ले, अगर छोटे छोटे क्राइम होते रहेंगे, या फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली पे देख ले कि अगर एक बच्चा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की डिविएंट बिहेवियर करता रहता है और पेरेंट उस पर चेक इन बैलेंस नहीं रख रही, पेरेंट उसको कुछ नहीं कहते, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो कोई सीवियर क्राइम्स जो है वो करता रहेगा। सो इसी तरह आप देख ले, किसी भी बिल्डिंग की अगर विंडो जो है वो अनफिक्स है, तो किसी भी अगर विंडो बिल्डिंग की विंडो जो है वो ब्रोकन है और उसको फिक्स ना किया जाए, तो क्या होगा, उससे सारा बिल्डिंग जो है वो खराब होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सारा बिल्डिंग खराब होता जाएगा। क्योंकि वहां पर आपने क्या किया, विंडो ब्रोकन थी, आपने उसे फिक्स नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया। जब आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या हो गया, जो सिवियर क्राइम्स है वो होते रहेंगे, फिर आपकी बिल्डिंग जो है वो डिमोलिश होती रहेगी। इसी तरह स्मॉल क्राइम को अगर आप कंट्रोल करते हो इनपर्पल मीन्स की थ्रू, इनके सोशल बिहेवियर को आप कंट्रोल कर लेते हो इनफॉर्मल मीन्स के थ्रू, या इवन फॉर्मल मीन्स के थ्रू, तो क्या होगा, जो आपकी सीवियर क्राइम्स है वो नहीं होंगे। छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे डिविएंट बिहेवियर पर काबू पा लो, आपकी सीवियर क्राइम्स नहीं होंगे। अगर आप उस पे उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, अगर आप उसको जो है आप उसको जो है अटेंशन नहीं देते, तो क्या होगा, आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी जो है वो क्राइम और उसकी फियर ऑफ क्राइम जो है उसकी वजह से गर्क होती जाएगी, डिक्लाइन डिमोलिश होती जाएगी। सो इन शॉर्ट वर्ड्स, ब्रोकन विंडो थ्योरीज, कि अगर आप स्मॉल क्राइम को कंट्रोल करते हो तो जो बड़े क्राइम्स है वो खुद ब खुद ही कंट्रोल हो जाएंगे। अगर आप स्मॉल क्राइम को या डिविएंट बिहेवियर को आप कंट्रोल नहीं करते तो सोसाइटी आपकी डिके की तरफ जाएगी। In society, it lead to more significant social enabling decay. If you are paying attention to their particular behaviors, so it will lead to either you have to stop the serious behaviors, serious crimes, or the severe crime, either you have to stop that particular type of behaviors. The next one is Skinner theory. Skinner theory actually है क्या? Skinner theory is one of the most influential of American psychologists. स्किनर जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, एक बिहेवियरिस्ट है। उसने एक थ्योरी डेवलप की है। थ्योरी इसने किस तरह डेवलप की है, उसने आइडिया दिया है कि किसी भी बिहेवियर्स को हम कंसिक्वेंसेस की बिना पे हम कंट्रोल कर लेते हैं, कि अदर रीइंफोर्समेंट के थ्रू, रिवार्ड्स के थ्रू या पनिशमेंट के थ्रू किसी एक बिहेवियर्स को हम खत्म कर सकते हैं या उसको हम कंटिन्यू रखने की कोशिश कर लेते हैं। सो द आइडिया दैट बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द कंसिक्वेंसेस, जो भी बिहेवियर्स है वो कंसिक्वेंसेस की बिना पे हैं, कि अगर आपको पता है कि मुझे अच्छी कंसिक्वेंसेस मिल रही है तो आप उस बिहेवियर को कंटिन्यू करते रहते हो, या उसकी फियर की वजह से, कि अगर आपको कंसिक्वेंसेस, किसी बिहेवियर की कंसिक्वेंसेस का पता है कि मैं क्या करूंगा, मैं ये पर्टिकुलर पनिशमेंट मुझे मिलती रहेगी इन द फॉर्म ऑफ केश, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस में, तो फिर क्या होगा, आप उसी की फियर की वजह से आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर्स को स्टॉप करते रहते हो। So, the reinforcement or punishment which make it more or less likely that the behavior will occur again. इसी की बेस पे वो पर्टिकुलर बिहेवियर्स जो है वो अकर होती रहेगी। सो आप देख ली इवन अपनी सोसाइटी में स्किनर्स क्या कहता है, कि वो एक्शन जो कि फॉलोड बाय गुड आउटकम आर लाइकली टू रीअकर्स, दोबारा होते रहेंगे अगर उसकी आउटकम जो है वो अच्छे हैं, कि जो भी अच्छे काम है तो वो अच्छे होंगे, अगर आप रिवार्ड दे रहे हो तो वो काम होते रहेंगे, अगर उसका आपको सिला दे रहे हो किसी एक्शंस की तो वो काम होते रहेंगे। लेकिन वो एक्शंस जो कि बैड आउटकम की बिना पे हैं वो कम होते रहते हैं, आप देख ले, और यही जिंदगी की एक्सपीरियंसेस बन जाती है।
कि मैंने कौन सा काम करना है कौन सा नहीं काम करना है। कि मैं भी आप फर्स्ट टाइम अगर कोई काम करना चाह रहे हो, आपको उसकी कंसिक्वेंसेस का पता नहीं है, तो मैं भी आपको पता चले कि उसकी उस काम की इस एक्शन की बिहेवियर्स फॉलो इसके बाद आपको पता चले कि either their particular actions or their particular behavior lead to bad outcome or good outcome। कौन सी चीजें हैं, अगर गुड आउटकम आ रहे हैं तो आप उस बिहेवियर्स को जो है री अकर कर रहे हो, अगेन एंड अगेन कर रहे हो। लेकिन अगर आपके साथ पनिशमेंट, अगर आपके पास जो आउटकम आ रहा है वो सही नहीं है, तो आपको अलग कंसिक्वेंसेस देखना पड़ते हैं, तो फिर आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर को आप स्किप कर लेते हो। सो अकॉर्डिंग टू स्किनर स्टेट दैट इंडिविजुअल बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस की बिना पे आप इस फंक्शन कर लेते हो। सो इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ इफेक्ट। लाइफ इफेक्ट क्या है कि जो चीजें, जिन चीजों की आउटकम सही आ रही है वो आप फॉलो कर लेते हो, आप उसको पसंद कर लेते हो, सोसाइटी में उसको पसंद कर लेते हैं। लेकिन जिस सोसाइटी की, जिस एक्शंस की, जिस बिहेवियर्स की कंसिक्वेंसेस सही नहीं आ रही, आप उसको स्किप कर लेते हो। लाइफ इफेक्ट दैट इज इंडिविजुअल बिहेवियर्स विद पॉजिटिव consequences टेंड टू बी रिपीटेड। कि अगर पॉजिटिव consequences है तो आप उसको रिपीट कर लेते हो, अदरवाइज आप उसको स्किप कर लेते हो। लेकिन अगर सोसाइटी में आप किसी एक्शंस की अगर नेगेटिव consequences आ रहे हैं, तो आप उसकी दोबारा रिपीटिशन नहीं कर देते। सो इस थ्योरी को फिर स्कैनर थ्योरी इसी वजह से कहते हैं कि दीज आर बेस्ड ऑन द आउटकम। कि अगर आउटकम सही है, कंसिक्वेंसेस अगर सही आ रही है, अगर आप कंसिक्वेंसेस सही फील कर रहे हो, गुड कंसिक्वेंसेस है, गुड आउटकम्स है उसकी, तो आप उस पर्टिकुलर एक्शंस को रिपीट कर रहे हो। लेकिन अगर सही नहीं आ रहा है, तो उस बिहेवियर को खत्म कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख ले कि इवन अगर आप देख ले अपनी प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल ले, कि मे बी अगर आप अपनी प्रोजेक्ट में किसी जगह पर गलती कर रहे हो और उसकी आपको पता है कि मैंने ये पर्टिकुलर एक्शन किया और उसकी कंसिक्वेंसेस सही नहीं आए, तो आप उस पर्टिकुलर एक्शंस को क्या कर लेते हो, उस प्रोसेस को आप स्किप कर लेते हो। कि नहीं, क्योंकि उसकी रिजल्ट सही नहीं आई, मैंने उस पर्टिकुलर एक्शन को दोबारा रिपीट नहीं करना है। लेकिन अगर आपकी प्रोजेक्ट में आपके एक्शंस कर लेते हो और उसकी कंसिक्वेंसेस सही आ रही है, उसकी रिजल्ट सच्ची आ रही है, उससे आपका काम हो रहा है, तो कि फिर क्या, फ्यूचर में भी आप उसी पर्टिकुलर एक्शंस को फॉलो करते रहते हो। फ्यूचर में भी आप उसी एक्शंस को फॉलो कर रहे हो। सो अकॉर्डिंग टू स्केनर थ्योरी, the idea is that behavior is determined by its consequences, the reinforcement of punishment, which make it more or less likely that the behavior will occur again and again। उसी पनिशमेंट की बेस पे या reinforcement की बेस पे है, या गुड आउटकम या बैड आउटकम की बेस पे है, गुड कंसिक्वेंसेस या बैड कंसिक्वेंसेस की बिना पे है। और फिर आप क्या कर लेते हो, उस पर्टिकुलर एक्शंस को रिपीट कर लेते हो, या रिपीट करने, या उस पर्टिकुलर एक्शंस को, पर्टिकुलर बिहेवियर्स को स्टॉप कर लेते हो। जिस तरह हमने लाइव इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया कि आप वो बिहेवियर जिसकी अच्छी कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं, कि बेटर स्टार्ट ऑफ अफेयर इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर्स अकरिंग अगेन एंड अगेन। बेटर कंसिक्वेंसेस आ रही है, इसकी बिना पे अगेन एंड अगेन कब कर रहे हो। लेकिन वो बिहेवियर जो कि वर्स्ट स्टेट में है, वहां पर प्रोबेबिलिटी कम होती है। वो आप उसी पर्टिकुलर बिहेवियर को, उसी पर्टिकुलर एक्शंस को दोबारा नहीं कर रहे हो। कि फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ किस्म की बिहेवियर्स है, बिहेवियर ए बी सी डी ई एफ जी जो भी है, लेकिन जो सी बिहेवियर्स है वो बेटर स्टेट ऑफ अफेयर्स है, उसकी सही आउट्स कम आ रही है, उसकी कंसिक्वेंसेस अच्छी आ रही है। सो बिहेवियर सी इमर्ज इज द मोस्ट प्रोबेबल। आप उसी पर्टिकुलर एक्शंस को, आप उसी पर्टिकुलर बिहेवियर्स को जिनकी कंसिक्वेंसेस अच्छी आ रही है, उस पर उसकी रिपीटिशंस फिर कर रहे हो। सो स्किनर थ्योरी में यह है कि सिंपली आप जो भी बिहेवियर्स प्ले करते हो वो कंसिक्वेंसेस की बेस पे होती है। अगर आपकी डिविएंट बिहेवियर अगर वो कर रहे हो, तो अगर उसकी कंसिक्वेंसेस बुरे हैं तो आप उसको रोक रहे हो, आप उसको स्टॉप कर रहे हो। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर बिहेवियर की आउटकम अच्छी आ रही है, उसकी कंसिक्वेंसेस अच्छी आ रही है, तो आप उस बिहेवियर्स को कंटिन्यू करते रहते हो। Okay, so the next one is labeling theory. What is labeling theory? Labeling theory actually deviant के मुतालिक है कि लेबल थ्योरी के मुताबिक वो क्या कहते हैं, लेबलिंग थ्योरी क्लेम दैट डिविएंस इज अ कंसीक्वेंस ऑफ एक्सटर्नल जजमेंट। के लोग, दूसरे लोग जजमेंट कर लेते हैं और इसी जजमेंट की बेस पे लोग क्या कर लेते हैं, डिविएंट बिहेवियर प्ले कर लेते हैं। और सिंपली दूसरे लोग क्या कर लेते हैं, एक टैग लगा लेते हैं, लेबल्स कर लेते हैं लोगों को, और लोग फिर उसी के मुताबिक एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर कर लेते हैं।
which both modify the individual self-concept and change the way of other respond to the label persons. जहां पर एक बंदा उसी लेबल की वजह से दूसरे लोगों की जजमेंट की वजह से कि आपको एक पर्टिकुलर तरीके से जज किया जा रहा है, उसकी थ्रू एक इंडिविजुअल की सेल्फ कंसेप्ट चेंज होती है, उसमें मॉडिफिकेशन जो है वो हो रही है। दूसरा ये कि फिर दूसरे लोग भी इसी तरह की उसके साथ रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख ले कि जो ब्लैक अमेरिकन आर क्रिमिनल इन यूएस, जो निग्रास है, जो व्हाइट अमेरिकन उसको जो है वो क्रिमिनल तस्वुर कर लेते हैं। अब क्यों क्रिमिनल तस्वुर कर लेते हैं? मे बी मुख्तलिफ किस्म की फैक्टर्स वहां पर इन्वॉल्व है। अब लोगों का उसके साथ रवैया, व्हाइट अमेरिकन का उन लोगों के साथ रवैया, पुलिस का उन लोगों के साथ रवैया, ये सारी चीजें उसी लेबल की बेस पे बनी हुई है। और हमेशा लेबल कौन कर लेता है? दोस्त विद पावर असाइन द लेबल स्टिक, कि जो कि पावर में है, जो कि मेजॉरिटी में है, जो जिनकी वजह से सोशल इन्फ्लुएंस हो रही है, जो कि एक सोशल प्रेशर्स है। So the theory of how the self-identity and behavior of individual may be determined or influenced by the term used to describe or classify them, कि किस तरह लोगों की मुतालिक एक मखसूस किस्म की टैग लगा के, एक मखसूस किस्म की लेबल लगा के क्या कर लेते हैं, उसी तरह उसको क्लासिफाई किया जाता है और फिर उसी तरह उन लोगों का बिहेवियर भी होता है। So labeling theory is usually concerned with the process by which label become attached to the people and behaviors, कि एक खास बिहेवियर के साथ, खास लोगों के साथ एक पर्टिकुलर बिहेवियर्स, एक पर्टिकुलर टैग लगाया जाता है। लोग फिर उसी टैग की वजह से, लोग फिर दूसरे लोगों की बिहेवियर की वजह से क्या कर लेते हैं, उसी टाइप की पर्टिकुलर बिहेवियर भी प्ले करते रहते हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के हमारे साथ एग्जाम्पल मौजूद हैं। सर मैंने एग्जाम्पल ली ब्लैक की, निग्रास की, कि उसको क्रिमिनल तस्वुर किया जाता है। और यही फिर वजह भी है कि जब आपके साथ जो रवैया बनाया जाता है, जो रवैया रखा जाता है, वो इसी तरह का होता है जिससे दूसरे लोग हर्ट हो जाते हैं, जिसपे टैग लगा होता है वो हर्ट हो जाते हैं। अब के ब्लैक्स आर क्रिमिनल डजंट मीन के ऑल द ब्लैक्स आर criminals, all the blacks are involved in deviant behaviors, but because of their particular behaviors के लोग उसके साथ रख रहे हैं, पुलिस उसके साथ रख रहे हैं, व्हाइट अमेरिकन उनके साथ रख रहे हैं, और हर जगह पर वो बिहेवियर रखा जाता है। फिर क्या अल्टीमेटली क्या होता है, फिर उसी टाइप की बिहेवियर जिसके साथ वो लेबल लगा होता है, कि अगर क्रिमिनल का लेबल लगा हुआ है तो उसी टाइप का पर्टिकुलर बिहेवियर भी प्ले करते रहते हैं, अपने बिहेवियर को उसी लेबल के थ्रू चेंज कर लेते हैं। सो दोज विद पावर असाइन लेबल दैट स्टिक, जिनके साथ लेबल लगा होता है वो कौन कर लेते हैं, एक्चुअली वो जो पावर में होते हैं। So labeling various kind of deviance with the sick label is called the medicalization of the deviance. फॉर एग्जाम्पल आप देख ले कि 9 आउट ऑफ 10 जो है वो फीमेल है। सो फीमेल को या नर्सिंग को फीमेल प्रोफेशन कंसिडर किया जाता है। 87% इंजीनियर्स आर मेन। इट्स मीन दैट इंजीनियरिंग इज एक्चुअली द प्रोफेशन ऑफ मेन अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर लेबल। उसी लेबल के मुताबिक क्या है कि 87% जो इंजीनियर है वो मेन है, फिर मेन ज्यादातर उसी फील्ड में जाने की कोशिश करेंगे। नर्सिंग अगर फीमेल है तो फीमेल जाने की, फीमेल जो है वो उसी प्रोफेशन की तरफ जो है वो जाना पसंद करेंगे। सो दिस इज हाउ लेबलिंग थ्योरी डिसइंसेंटिव यू टू जॉइन अ पर्टिकुलर जॉब, कि आप किसी थ्रू एक पर्टिकुलर अगर टैग लगा हुआ है तो उसी पर्टिकुलर टैग की वजह से, उसी पर्टिकुलर टैग की वजह से लोग उसी तरह की बिहेवियर कर लेते हैं और एक पर्टिकुलर जॉब के लिए वो पर्टिकुलर जॉब वो ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज व्हाइट कॉलर क्रिमिनल। व्हाट इज व्हाइट कॉलर क्रिमिनल? व्हाइट कॉलर क्रिमिनल के क्या, सफेद कॉलर क्राइम्स। व्हाट डज इट मीन बाय सफेद कॉलर क्राइम? अगर हम देख ले क्राइम्स, क्राइम्स क्या है, जिस तरह ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि when you are violating the law of any government, it's mean that this is that you are playing a crimes, your behavior should be considered a criminal behavior. So crime committed by a respectable people of high status, क्राइम हर वो बिहेवियर जो कि वायलेशंस कर रहा है लॉ की, लेकिन अगर वो बिहेवियर्स क्रिमिनल कर लेते हैं, वो बिहेवियर्स अगर हाई स्टेटस के लोग कर लेते हैं, वो बिहेवियर्स अगर अपर क्लास लोग कर लेते हैं, वो बिहेवियर्स अगर इलीट क्लास लोग कर लेते हैं,
So this behavior is called the white collar crimes. So crime committed by a respectable people of high statuses in the course of their occupations. In the course of their occupation, मुख्तलिफ किस्म की ऑक्यूपेशन की बुनियाद पे, फॉर एग्जाम्पल आप देख लें मुख्तलिफ किस्म की करप्शन होती है। करप्शन मोस्टली जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो अक्सर हाई क्लास लोगों की, हाई स्टेटस लोगों की, वो लोग जो है उनमें इन्वॉल्व होते हैं। मे बी अगर लोअर क्लास लोग की लोग जो है वो भी वहां पर इंगेज है। often unreported and difficult to detect। और यही वजह है कि जब हाई क्लास लोग कर रहे हैं, जब हाई स्टेटस के लोग कर रहे हैं, जब इलीट क्लास लोग कर रहे हैं, तो क्या जो क्राइम वो कर रहे हैं वो अनरिपोर्टेड अक्सर होते हैं। और बड़ा मुश्किल होता है ताकि इन लोगों को डिटेक्ट किया जा सके, इन क्राइम को डिटेक्ट किया जा सके। क्योंकि जो भी क्राइम कर लेते हैं, अगर आपका स्टेटस हाई है और आप एजुकेटेड हो, तो आपके साथ फिर उनकी स्किल्स होगी। मुख्तलिफ किस्म के आप देख ले हमारे मुआशरे में हर तरह की क्राइम्स की जाती हैं। आल तो अगर वही क्राइम जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के मुताबिक कि क्या कर लेते हैं, जो हाई स्टेटस के लोग हैं वो भी क्राइम कर लेते हैं, लेकिन इनकी क्राइम नजर नहीं आती। वो उसी लॉ की थ्रू अपनी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी जो है वो मफाद को देखते रहते हैं। लेकिन जो लोअर क्लास के लोग हैं वो अमूमन इसी क्रिमिनलाइज जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में फिर इनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। वो ज्यादा फेस कर लेते हैं मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ किस्म के अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन, इवन एग्जीक्यूशन वो जो है वो फेस कर लेते हैं, लेकिन लोअर क्लास के लोग। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो अपर क्लास के लोग जो भी जराइम कर लेते हैं, जो भी क्राइम कर लेते हैं, वो अक्सर अनडिटेक्टेड होते हैं, अक्सर अनरिपोर्टेड होते हैं। Economic and environmental and social costs are far greater than all street crime combined। जितनी भी क्राइम की जाती है वो वो सारे स्ट्रीट क्राइम से जो है उनकी इनकी रेशो ज्यादा है। सो व्हाइट कलर क्राइम इज क्राइम कमिटेड बाय हाई स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, नॉट बाय द लोअर स्टेटस और मिडिल स्टेटस इंडिविजुअल। कि नहीं, ये गरीब कोई नहीं है जो कि वो क्राइम कर रहा है, वो क्राइम जो कि अपर क्लास के लोग कर रहा है, जो कि सफेद कपड़े के अंदर रहकर कर रहे हैं, जो कि एक बाइज्जत जिंदगी गुजार के हाई हाई स्टेटस के साथ रहकर मुख्तलिफ किस्म के क्राइम्स में मुलविस होते हैं। आप देख ली, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द जस्टिस, कास्ट ऑफ व्हाइट कलर क्राइम इज 18 टाइम हायर देन द स्ट्रीट क्राइम। 18 टाइम। कि जो व्हाइट कलर क्रिमिनल्स है, वो जो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो अमेरिका में आप देख रहे हैं, अमेरिका में स्ट्रीट क्राइम्स की टॉप पे है, स्ट्रीट क्राइम्स में। लेकिन जो व्हाइट कलर क्रिमिनल्स है वो 18 टाइम ज्यादा है उसी स्ट्रीट क्राइम से। तो आप अंदाजा लगा ले कि ये लोग जो हाई स्टेटस लोग हैं, ये कितनी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं। So these crime are typically non-violent but can be extremely damaging to the society। आप देख ले, अगर क्राइम रिपोर्ट नहीं हो रहे, अगर वो डिटेक्ट नहीं हो रहे, तो क्या होगा सोसाइटी में भी इनकी इन्वायरमेंट जो है वो कम होगी। लेकिन आप देख ले ये जो है ये वही क्राइम्स है जो कि सोसाइटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सो सिंपली वो क्राइम्स जो कि अपर क्लास के लोग करते हैं, जो कि हाई स्टेटस के लोग कर लेते हैं, जो रिस्पेक्टेबल लोग कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम्स। अब मुख्तलिफ किस्म की इसी क्राइम्स को हम देख ले तो मुख्तलिफ किस्म की कोरिलेट्स, मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस की बिना पे कोरिलेट्स कर लेते हैं एज के साथ, सेक्स के साथ, क्लास के साथ, रेस के साथ। अब देख ले जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज है ज्यादातर अडल्ट जो है वो उसमें मुलविस होंगे। So young adults constitute the great majority of those arrested for the street crime both in country and around the world, चाहे वो किसी मुल्की सतह पर हो या इंटरनेशनल या ग्लोबली हो। लेकिन ज्यादातर जितनी भी जराइम की जाती हैं उसमें यंग एज के लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सिक्स आप देख ले, young men are most often arrested for virtually
एवरी कैटेगरी ऑफ क्राइम्स आप देख ले मुख्तलिफ किस्म की क्राइम है, इवन फीमेल भी जो है वो इन्वॉल्व है। आप देख ले इवन पाकिस्तान में आजकल ज्यादातर जो है वो फीमेल इन्वॉल्व है लोग, मुख्तलिफ किस्म के जो है चीज़ों की थ्रू, कॉल्स की थ्रू, मुख्तलिफ किस्म के जो है अफेयर्स की थ्रू उनको जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व की जाती है, मेल्स, इवन मेल्स मेंबर को। आप देख ले मोस्टली मैं भी मेरे ख्याल में जो पिशावर की अभी रिपोर्ट मैंने एक पढ़ी थी, तो उसमें ये था कि वो जो फीमेल है, ज्यादातर स्मगलिंग में वो फीमेल इन्वॉल्व है। आप देख लें मुख्तलिफ किस्म की एरियाज में ये सारा यही तकरीबन, क्योंकि हमारा सोसाइटी ऐसी है कि हम फीमेल को रिस्पेक्टेबल जो है कंसिडर कर लेते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, और उसी रिस्पेक्ट की वजह से कुछ लोग जो है, मेजॉरिटी, कुछ लोग जो है वो गलत पैदा लेते हैं। बट ग्लोबली अगर हम इसी अमेरिकन रेशो को देख ले, सो यंग मेल्स आर द मोस्ट ऑफन अरेस्टेड। जो यंग मेल है वो ज्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। अब सोशल क्लास आप देख ले, पॉवर्टी इन वीक एक्सेस टू जॉब एंड एजुकेशन आर सर्टेनली रिलेटेड टू द क्राइम एंड। सर हमने डिस्कस की कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में अक्सर वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि जिसे जो है जॉब्स नहीं मिलती, जिसको जो है एजुकेशन की एक्सेस नहीं है, ये लोग फिर वहीं पर इन्वॉल्व होते हैं। क्या कर लेते हैं, पेट पालने के लिए, मुख्तलिफ किस्म चीज़ों के लिए। कुछ लोग जो है मजबूरी की हालत में भी मुख्तलिफ किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज कर लेते हैं। लेकिन जो सोशल क्लास है वो मोस्टली लोअर क्लास बिलोंग कर रही है मुख्तलिफ किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ। रहे सब देख ले, चूंकि अमेरिकन स्टेटिस्टिक का ये डेटा है, सो यूएस अफ्रीकन अमेरिकन आर डिसप्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट एंड इन प्रेजेंस एंड ऑन डेथ रो, के जो भी अफ्रीकन अमेरिकन है, जो ब्लैक अमेरिकन हैं, वो उसकी जो प्रोफेशनलिटी है, वो ज्यादातर वही लोग इन्वॉल्व है मुख्तलिफ किस्म के जराइम में, मुख्तलिफ किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी है, मुख्तलिफ किस्म की डिविएंट्स एक्टिविटी में। ओके ना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन, कि किस तरह मुख्तलिफ किस्म की क्राइम्स की हम रोकथाम कर सकें। सो अकॉर्डिंग टू क्लार्क 1992 उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई है जिसके मुतालिक हम क्राइम को डिफिकल्ट कर सकते हैं, कि क्राइम की रोकथाम हम कर सकते हैं। उसके मुताबिक पीपल विल कमिट ऑफेंसेस व्हेन द बेनिफिट ऑफ द ऑफेंडिंग आउटवेयर द कॉस्ट, कि लोग इसी वजह से क्राइम्स कर लेते हैं, या लोग क्राइम करेंगे अगर जो कॉस्ट है वो कम होगी और जो बेनिफिट है वो ज्यादा होगी, तो लोग मुख्तलिफ किस्म की जराइम करते रहेंगे। सो अगर हमने मुख्तलिफ किस्म की जराइम की रोकथाम करनी है, तो जो कास्ट है, जो कंसिक्वेंसेज है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो बेनिफिट्स है वो उससे कम लगे। सो फिर लोग इसी पार्टिकुलर टाइप की जो है एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, डिविएंट बिहेवियर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। न्यूमैन क्या कहते हैं, न्यूमैन 1972 इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ डिफेंसिबल स्पेस, कि आप जो है मतलब कि अपनी घरों की, स्ट्रीट्स की जो है वो बिल्डिंग इस तरह कर ले कि वो सेफ, वहां पर सेफ्टी रहे, लोग डिविएंट बिहेवियर प्ले ना कर ले, लोग मुख्तलिफ किस्म के जराइम में ना इन्वॉल्व ना हो। द डिजाइन ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेस कुड मेक देम सेपर्स, मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन घरों का, स्ट्रीट्स का, कि फॉर एग्जांपल आप देख ले वहाँ पर अगर स्ट्रीट जो है वो क्लोज एंडेड होंगे, तो फिर उन एरियाज में ज्यादातर लोगों की वहां पर जो है वो पासिंग नहीं होती, फिर वहां पर वो वो स्ट्रीट्स एज कंसिडर टू अदर्स जो है वो उसको सेफ तस्वर किया जा रहा है। क्योंकि जहां पर क्रिमिनल्स की, जहां पर डिवियर बिहेवियर प्ले करने वाले की, अगर उनको पता है कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, तो वो आसानी से उसी इलाके में वो मुख्तलिफ किस्म के डिविएंट बिहेवियर प्ले करता रहेगा। लेकिन अगर उसे पता है कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता आसानी से, तो फिर क्या होगा, फिर जो डिविएंट बिहेवियर्स वाले, जो क्रिमिनल्स है, वो ऐसे इलाकों में क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं करते, ऐसे इलाकों में डिविएंट बिहेवियर नहीं करते। टारगेट हंटिंग, इम्प्रूविंग सिक्योरिटी सोसाइटी, मुख्तलिफ किस्म के आप देख ले कि अब क्या कर ले, मुख्तलिफ सीसीटीवीज लगा ले,
मतलब किस्म की सिक्योरिटीज के प्लान जो है वो ऐसे बना ले कि जिसके थ्रू हम अपने बिल्डिंग्स को, हम अपने स्ट्रीट को जो है उसके सेफ बना सकें। अब देख ले कि व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर रिड्यूसिंग द क्राइम्स। मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज को हम किस तरह जो है उसकी रोकथाम कर सकते हैं। फर्स्ट वन, दे रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। कि अगर आप पॉवर्टी को जो है वो रिड्यूस कर लेते हो, अगर आप सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं रख रहे हो, सब लोगों को एक तरह ही जो है वो उसको ट्रीट कर रहे हो, लोगों को जस्टिस मिल रही है, लोगों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, तो फिर जो है वो सोसाइटी में क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं होंगे, सोसाइटी में डिविएंट बिहेवियर प्ले नहीं होगा। अब देख ले मुख्तलिफ किस्म के ऐसे हालात हमारे सामने आते हैं, हमारी सोसाइटी में लोग मुख्तलिफ किस्म के ऐसे हालात पेश करते हैं जिसकी बिना पे उसी इनइक्वलिटी पेश कर लेते हैं, या इसी इनइक्वलिटी की बिना पे क्या कर लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग जराइम में इन्वॉल्व होते हैं। पावर्टी की वजह से ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, पावर्टी की वजह से मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज कर लेते हैं। द सेकंड वन, रिप्लेस लो वेजेस जॉब्स विद जॉब्स दैट फेयर लिविंग वेजेस। कमाने वाले जॉब को रिप्लेस कर लो ऐसे जॉब्स में जहां पर एटलीस्ट उसकी अर्निंग इस तरह कर ले कि एटलीस्ट वो अपना गुजारा कर सके। क्योंकि अगर आप लो वेजेस जॉब जो है आप दे रहे हो, तो साथ में लोग क्या कर लेती है, उस पर गुजारा नहीं होता, और क्या कर लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज कर लेते हैं। लेकिन अगर लोग सेटिस्फाई है, वो अपनी वर्निंग से सेटिस्फाई है, उसका गुजारा हो रहा है, तो क्या कर लेते हैं लोग, खुशी से जिंदगी गुजार लेते हैं। प्रिवेंट चाइल्ड अब्यूज नेग्लेक्ट, चाइल्ड अब्यूज को प्रिवेंट कर ले। इंक्रीज द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटीज। अगर सोसाइटी में स्टेबिलिटी है, कम्युनिटी में अगर स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं होंगे। इम्प्रूविंग एजुकेशन इन ऑल कम्युनिटीज, सारे कम्युनिटीज को आप एजुकेशन इक्वली प्रोवाइड कर लो। अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड कर लेते हो, देखिए हम सोशियोलॉजी में कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द मदर ऑफ ऑल सोशल प्रॉब्लम्स। अगर सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो क्या होगा, सोशल प्रॉब्लम्स की मदर वही है। अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू मुख्तलिफ किस्म से सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। लोग अगर पार्क बैठे हुए हैं तो मुख्तलिफ किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज करते रहेंगे, मुख्तलिफ किस्म के डिविएंट बिहेवियर प्ले करते रहेंगे। सो इट्स इम्प्रूव। अगर आप एजुकेशन को प्रोवाइड कर लेते हो, लोगों की एक्सेस देते हो एजुकेशन को, लोग अगर एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, लोगों को फिर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हो इंडस्ट्रीज के थ्रू, मुख्तलिफ किस्म की दूसरी आप ऐसे सेक्टर्स लगा लेते हो जहां पर वो लोग इंगेज होते हैं। जब लोग इंगेज होते हैं जॉब्स में, तो फिर क्राइम्स की रेशो कम होगी। लेकिन अगर सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर सोसाइटी में एजुकेशन नहीं है, तो फिर क्या होगा, अल्टरनेटली यही होगा कि क्राइम की जो रेशो है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आगे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।